वेलकम स्टूडेंट्स इन द इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्लासेस। फिफ्थ चैप्टर हमारा चल रहा है रूरल डेवलपमेंट, जिसमें हम लोग 24 क्वेश्चंस तक पहले कर चुके थे, 24 और 25। आज शुरू करेंगे 26 से। व्हाट आर द अल्टरनेटिव चैनल्स अवेलेबल फॉर एग्रीकल्चरल मार्केटिंग, गिव सम एग्जांपल्स। एग्रीकल्चरल मार्केटिंग के कुछ अल्टरनेटिव चैनल्स जो कि अवेलेबल हैं वो क्या हैं, और उनके हमें यहाँ पर एग्जाम्पल्स देने हैं। Alternate marketing channels for agricultural marketing. Point number one, it has been realized that if farmers directly sell their produce to consumers, it increases their incomes. ऐसा रियलाइज किया गया कि अगर कंज्यूमर्स को डायरेक्टली आइटम मिल रहा है किसान से, तो यहाँ पर किसान की इनकम बढ़ जाती है, क्योंकि यहाँ पर बिचौलिए जो हैं, मीडिएटर्स, इंटरमीडियरीज, वो ख़त्म हो जाएंगे, तो अपने आप कंज्यूमर को भी फ़ायदा होगा और किसान को भी फ़ायदा होगा। सम एग्जाम्पल्स ऑफ दीज चैनल्स आर अपनी मंडी, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान में है ये। हदासपर मंडी, ये पुणे में है। रायठू बाज़ार, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट मार्केट्स है ये, आंध्र प्रदेश में एंड तेलंगाना में। एंड उधर सैंडीज फार्मर्स मार्केट है ये, तमिलनाडु में। ये सभी कहलाते हैं ऑल्टरनेट मार्केटिंग चैनल्स फॉर एग्रीकल्चरल मार्केटिंग। Point number two, further, several national and multinational fast food chains are increasingly entering into contracts, alliances with farmers. इसके अलावा नेशनल लेवल पर और इंटरनेशनल लेवल पर बहुत सी मल्टीनेशनल कंपनीज जो फास्ट फूड चैनल्स चला रही हैं, फास्ट फूड चेन्स चला रही हैं, वो भी डायरेक्टली कंज्यूमर्स के साथ आइटम बेचती हैं, कंज्यूमर्स को आइटम बेचती हैं और सीधा आइटम खरीदती हैं किसान से, टू एनकरेज देम टू कल्टिवेट फार्म प्रोडक्ट्स। ये फार्मर के साथ कॉन्टैक्ट करती हैं फार्म प्रोडक्ट्स को पैदा करने के लिए, जैसे कि वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स एटसेट्रा, ऑफ द डिजायर्ड क्वांटिटी बाय प्रोवाइडिंग देम विद नॉट ओनली सीड्स एंड अदर इनपुट्स बट ऑल्सो एश्योर्ड प्रोक्योरमेंट ऑफ द प्रोड्यूस एट प्री डिसाइडेड प्राइसेस। यानी कि ये नेशनल और मल्टीनेशनल फास्ट फूड चेन्स जो हैं, ये किसान को सीड्स के साथ साथ अदर इनपुट्स भी अवेलेबल करा रही हैं और पहले से निर्धारित हुई कीमत पर उसका आइटम खरीदा जाता है। यानी कि फ्यूचर में अगर कीमत आइटम की गिर भी जाती है तो इसका किसान को कोई नुकसान नहीं होगा। तो यही कहलाते हैं ऑल्टरनेट मार्केटिंग चैनल्स। क्वेश्चन नंबर 27, एक्सप्लेन द वेरियस मेजर्स टेकन बाय द गवर्नमेंट टू इम्प्रूव एग्रीकल्चरल मार्केटिंग। एग्रीकल्चरल मार्केटिंग को सुधारने के लिए गवर्नमेंट ने कौन कौन से कदम उठाए हैं वो हमें यहाँ पर बताने हैं। डू यू थिंक दीज मेजर्स आर सफिशिएंट? क्या आपको लगता है कि ये जो मेजर्स सरकार ने उठाए हैं, जो कदम उठाए हैं, ये सफिशिएंट है, पर्याप्त हैं? ये डिस्कस करना है हमें इनके बारे में। यानी कि क्वेश्चन 4 to 6 मार्क्स का आएगा ये। अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ है डिस्कस, दैट मीन्स 4 to 6 मार्क्स का है ये क्वेश्चन। Measures initiated by the government to improve the agricultural marketing. Point number 1, regulation of markets, यानी मार्केट्स के लिए गवर्नमेंट के द्वारा बनाए गए कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस। द फर्स्ट स्टेप वाज टू क्रिएट ऑर्डरली एंड ट्रांसपेरेंट मार्केटिंग कंडीशंस। मार्केटिंग से रिलेटेड जो भी शर्तें गवर्नमेंट ने तय की वो ट्रांसपेरेंट थी, यानी कि पारदर्शी, उनमें कुछ पावट नहीं थी। Point number 2, provision of physical infrastructure. Second component is provision of physical infrastructure. दूसरा कदम सरकार ने उठाया कि फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रदान किया गया किसानों को, जैसे कि रोड्स, रेलवे, वेयर हाउसेज, गोडाउन्स, कोल्ड स्टोरेजेस एंड प्रोसेसिंग यूनिट्स, ताकि किसान को अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर अगर मिलेगा तो रूरल डेवलपमेंट में फ़ायदा होगा। Point number 3, cooperative marketing. Cooperative marketing is realizing fair prices for farmers' products.
ये कोऑपरेटिव मार्केटिंग के अंतर्गत कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ होती हैं जो किसान की बार्गेनिंग पावर को बढ़ा देती हैं, क्योंकि ये सभी सोसाइटीज़ कंज्यूमर्स के सभी गुड्स को इकट्ठा एक साथ बेचती हैं। अलग अलग कंज्यूमर्स को यहाँ पर अपने आइटम्स को लेकर बार्गेन नहीं करना पड़ता। इज़ द थर्ड एस्पेक्ट ऑफ गवर्नमेंट इनिशिएटिव। ये तीसरा एस्पेक्ट था जो कि गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है, अर्थात गवर्नमेंट ने कदम उठाए हैं ताकि एग्रीकल्चरल मार्केटिंग को इम्प्रूव किया जाए। कंटिन्यूड, क्योंकि अभी हमें बताना है कि ये सफिशिएंट है या नहीं, और मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था क्वेश्चन 6 मार्क्स का बैठेगा ये अप्रॉक्सीमेटली। चौथा पॉइंट है पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट्स। द फोर्थ एलिमेंट इज द पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट्स, जैसे कि पॉइंट नंबर ए एश्योरेंस ऑफ एमएसपी, अर्थात यहाँ पर किसान को एश्योर किया गया कि आपकी फसल के आपको कम से कम कितने दाम मिलने चाहिए, और अगर वो दाम आपको मार्केट में नहीं मिल रहे हैं तो उस दाम पर गवर्नमेंट किसान की फसल को खरीदती है ताकि किसान को अपने प्रोड्यूस को, अपनी फसल को कम दामों पर ना बेचना पड़े। पॉइंट नंबर बी मेंटेनेंस ऑफ बफर स्टॉक्स ऑफ व्हीट। यहाँ पर गवर्नमेंट किसान से उसकी फसल खरीदती है और उसका अपने पास बफर स्टॉक मेंटेन करती है, और जो डिपार्टमेंट ये काम करता है गवर्नमेंट के लिए उसे बोलते हैं एफसीआई, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। पॉइंट नंबर सी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड ग्रेन्स एंड शुगर थ्रू पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, और फिर गवर्नमेंट यही बफर स्टॉक गरीब जनता तक पहुंचाती है राशन की दुकानों के द्वारा, जिसे कहा जाता है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जिसके अंतर्गत गवर्नमेंट अनाज और शुगर यानी कि चीनी और साथ में केरोसिन ऑयल, ये 3 आइटम्स हैं जो कि राशन की दुकानों के द्वारा गरीब जनता तक सरकार के द्वारा पहुंचाए जा रहे हैं। दीज इंस्ट्रूमेंट्स आर एम्ड एट प्रोटेक्टिंग द इनकम्स ऑफ द फार्मर्स, और इनका उद्देश्य है कि गवर्नमेंट की इनकम को प्रोटेक्ट किया जाए। अगर गवर्नमेंट का आइटम ज़्यादा कीमत पर नहीं बिक रहा है तो गवर्नमेंट उसे खुद खरीदती है ज़्यादा कीमत पर, और फिर बहुत कम कीमत पर उसे गरीबों को राशन की दुकान के द्वारा यानी कि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के द्वारा गरीबों तक पहुंचाया जाता है। These instruments are aimed at protecting the incomes of the farmers and providing food grains at a subsidized rate to the poor. और इस प्रोसेस में गवर्नमेंट को एक बहुत बड़ा घाटा झेलना पड़ता है, क्योंकि किसानों को पेमेंट करनी है ज़्यादा और गरीबों से पैसा वसूल करना है कम। हाल फिलहाल में जो रेट्स चल रहे हैं राशन की दुकानों पर, वो गेहूं के रेट हैं, वीट के रेट हैं 2 रुपीज़ पर केजी, और राइस के रेट्स हैं 3 रुपीज़ पर केजी। बाकी हो सकता है स्टेट वाइज हर जगह थोड़ा अलग हो, लेकिन बहुत ज़्यादा अलग रेट्स ये नहीं होते हैं। हद से ज़्यादा 1 या 2 रुपये का अंतर आ सकता है रेट में, इससे ज़्यादा नहीं। मैं कह रहा हूँ अगर 5 रुपये किलो भी बिक रहा है वीट और राइस तो भी बहुत सस्ता है गरीब के लिए। तो यहाँ पर गवर्नमेंट को बहुत बड़ा घाटा उठाना पड़ता है। हाउएवर दीज मेजर्स आर नॉट सफिशिएंट। अभी आपको 4 तरीके बताए गए कि किस तरीके से गवर्नमेंट ने एग्रीकल्चरल मार्केटिंग को इम्प्रूव करने के लिए कदम उठाए हैं, लेकिन ये सफिशिएंट नहीं है, क्योंकि रियलिटी ग्राउंड पर कुछ और है। किसान को उतना फ़ायदा नहीं मिल रहा जितना मिलना चाहिए। जो किसान पहले गरीब था वो अभी भी गरीब है। पॉइंट नंबर ए द करंट इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ आर क्वाइट इनएडिक्वेट। फिलहाल जो इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ किसान को दी गई हैं वो पर्याप्त नहीं है टू मीट द ग्रोइंग डिमांड एंड नीड टू बी इम्प्रूव्ड, अर्थात डिमांड ज़्यादा है, उस हिसाब से इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल नहीं कराया गया है किसानों को, तो इसमें इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। इंफ्रास्ट्रक्चर भी और डेवलप करना बाकी है। जितना डेवलप हुआ है वो इनसफिशिएंट है या कह सकते हैं इनएडिक्वेट है। पॉइंट नंबर बी डिस्पाइट गवर्नमेंट इंटरवेंशन प्राइवेट ट्रेड यानी कि मनी लेंडर्स, रूरल पॉलिटिकल एलाइट्स, बिग मर्चेंट्स एंड रिच फार्मर्स प्रीडोमिनेट्स एग्रीकल्चरल मार्केट्स। गवर्नमेंट के इंटरवेंशन के बाद भी जो मनी लेंडर्स हैं, साहूकार, जो पॉलिटिकल एलाइट्स हैं यानी कि राजनीतिज्ञ जो हैं, गांव में प्रधान वगैरह जो होते हैं, बड़े बड़े पदों पर जो लोग होते हैं ग्रामीण क्षेत्रों में, जो बड़े बड़े व्यापारी हैं और जो अमीर किसान हैं,
वो वहाँ पर गवर्नमेंट की एक नहीं चलने दे रहे और मार्केट्स पर खुद कब्जा करके बैठे हुए हैं, जिसकी वजह से किसान को वो फ़ायदा नहीं मिल रहा जो कि मिलना चाहिए। यही कारण है कि गवर्नमेंट को बार बार कृषि कानून में बदलाव करने की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन यही लोग अपने फ़ायदे को देखते हुए कृषि कानून को लागू नहीं होने देते, क्योंकि इन्हें पता है वो जो कानून है वो किसानों के फ़ायदे के लिए और इनका उसमें घाटा है, और ये अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए किसानों को भड़काकर कानून में रुकावट पैदा करते हैं। इसलिए गवर्नमेंट भी मजबूर हो जाती है फिर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, वाई इज एग्रीकल्चर डाइवर्सिफिकेशन एसेंशियल फॉर सस्टेनेबल लाइवलीहुड? एग्रीकल्चर डाइवर्सिफिकेशन क्यों ज़रूरी है सस्टेनेबल लाइवलीहुड्स के लिए? यानी कि एग्रीकल्चर के अलावा और भी बहुत सारे काम करने ज़रूरी हैं, केवल एक ही फसल पर किसान को डिपेंड नहीं होना चाहिए। देयर इज़ अ नीड टू फोकस ऑन एलाइड एक्टिविटीज़, यानी कि खेती के अलावा बाकी जो और भी बहुत सारी एक्टिविटीज़ की जा सकती हैं उनको भी करने की आवश्यकता है। नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट एंड अदर इमर्जिंग अल्टरनेटिव्स ऑफ लाइवलीहुड बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजंस। तो जितनी भी एलाइड एक्टिविटीज़ हैं, नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट जहाँ पर मिल सकता है किसान को, और जो अदर इमर्जिंग अल्टरनेटिव्स हैं वो लाइवलीहुड के लिए ज़रूरी क्यों हैं, अर्थात किसान की रोजी रोटी के लिए ज़रूरी क्यों है वो। पॉइंट नंबर 1, देयर इज ग्रेटर रिस्क इन डिपेंडिंग एक्सक्लूसिवली ऑन फार्मिंग फॉर लाइवलीहुड। अगर किसान केवल और केवल कृषि पर डिपेंड है और एक ही फसल पैदा कर रहा है तो ये उसके लिए रिस्क है, इसमें जोखिम ज़्यादा है। पॉइंट नंबर 2, डाइवर्सिफिकेशन टूवर्ड्स न्यू एरियाज is necessary not only to reduce the risk from agriculture sector but also to provide protective sustainable livelihood options to rural people. डाइवर्सिफिकेशन केवल इसलिए ज़रूरी नहीं है कि इसमें रिस्क ज़्यादा है एग्रीकल्चर सेक्टर में, बल्कि इसलिए भी ज़रूरी है ताकि इसमें किसान को और ज़्यादा ऑप्शंस मिल जाते हैं पैसा कमाने के, और जब ऐसा होगा तो किसान की इनकम बढ़ेगी, जो कि बढ़ानी ज़रूरी है रूरल डेवलपमेंट के लिए। Point number 3, expansion into other sectors is essential to provide supplementary gainful employment and realizing higher levels of income for rural people to overcome poverty. गरीबी दूर करने के लिए और साथ ही साथ किसान की इनकम बढ़ाने के लिए ये ज़रूरी है कि जो अदर सेक्टर्स हैं उनको भी एक्सपेंड किया जाए, ताकि वहाँ पर किसान को गेनफुल एम्प्लॉयमेंट प्राप्त हो, जिससे कि वो खेती के साथ साथ अदर इनकम भी अर्न कर सके। इससे ग्रामीण क्षेत्रों की गरीबी खत्म करने में भी बहुत हेल्प मिलेगी और इसी से आएगा ग्रामीण विकास, दैट मीन्स रूरल डेवलपमेंट। क्वेश्चन नंबर 29, स्टेट द हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ द कन्वेंशनल एग्रीकल्चर which relies heavily on chemical fertilizers and toxic pesticides. जो कन्वेंशनल एग्रीकल्चर है, जो काफ़ी पुराने टाइम से होता आ रहा है, जिसमें केमिकल फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल किया जाता है, जहरीले कीटनाशक दवाओं का प्रयोग किया जाता है, ये हमारे समाज पर, हमारी अर्थव्यवस्था पर बहुत ही हार्मफुल इफेक्ट डाल रहे हैं। इन्हीं के बारे में यहाँ पर हमें बताना है। Conventional agriculture relies heavily on chemical fertilizers and toxic pesticides, यानी कि जहरीले जो पदार्थ होते हैं, कीटनाशक दवाएं, which enter into the food supply। ये जहरीले पदार्थ केवल सब्जियों के या फूड मटेरियल के ऊपर ही नहीं होते, बल्कि ये अंदर तक घुस जाते हैं। पेनिट्रेट वाटर सोर्सेज, जहाँ से भी हमें पानी प्राप्त होता है, चाहे वो तालाब से हो, कुएं से हो, हैंडपम्प से हो, समरसेवल से हो, ये सब वाटर सोर्सेज में ये जहर मिल जाता है। हार्म द लाइव स्टॉक, ये जीव जंतुओं के लिए भी बहुत ही हानिकारक है, क्योंकि हम लोग तो फिर भी सब्जियां धोकर बना लेते हैं, वैसे उससे कोई फ़ायदा नहीं होता, लेकिन जानवरों को तो फसल जो खिलाई जाती है वो धोकर भी नहीं खिलाई जाती, तो उनके अंदर तो वो जहर सीधा सीधा पहुंच रहा है और उन्हीं से काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स
हम लोग यूज़ भी करते हैं, जैसे कि गाय और भैंस का दूध हम लोग यूज़ करते हैं। जब गाय और भैंस जहरीले पदार्थ खाएंगी तो दूध की क्वालिटी भी फिर वो नहीं रह जाएगी जो होनी चाहिए। बहुत से लोग नॉनवेज यूज़ करते हैं। अब नॉनवेज जब वो लोग खाएंगे, और ये वो नॉनवेज है जिस जानवर ने, चाहे वो भेड़ हो बकरी हो, इन्होंने वो टॉक्सिक पेस्टिसाइड्स इनके अंदर वो पहुंच चुके हैं, जिसकी वजह से इनके शरीर में बीमारियां पैदा होती हैं। और जब हम लोग उस नॉनवेज को खाएंगे तो वो बीमारियां हमारे शरीर में भी किसी ना किसी रूप में पहुंचेंगी। डिप्लीट द सॉयल, मिट्टी की जो उपजाऊ शक्ति है वो खत्म होती जा रही है धीरे धीरे, जिसकी वजह से अब सब्जियों में वो टेस्ट नहीं रह गया, वो न्यूट्रिशन नहीं रह गया जो कि पहले हुआ करता था। एंड डिवेस्टेट नेचुरल इकोसिस्टम, और जो प्राकृतिक हमारा इकोसिस्टम है वो भी लगातार बिगड़ रहा है इन चीज़ों की वजह से, यानी कि एनवायरनमेंट खराब हो रहा है एक तरीके से। तो कुल मिलाकर केमिकल फर्टिलाइजर्स और टॉक्सिक पेस्टिसाइड्स, ये जो कन्वेंशनल एग्रीकल्चर के तरीके थे, ये हार्मफुल इफेक्ट डाल रहे हैं हमारी सेहत पर, हमारे समाज पर। क्वेश्चन नंबर 30, नेम द पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट्स टू इंप्रूव एग्रीकल्चरल मार्केटिंग। एग्रीकल्चरल मार्केटिंग के लिए पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट का नाम बताइए। पॉइंट नंबर 1, MSP, मिनिमम सपोर्ट प्राइस पॉलिसी, जहां पर किसान को ये एश्योरेंस दी जाती है कि आपको आपके प्रोडक्ट के मिनिमम कितने दाम मिलने चाहिए, और अगर वो दाम उसे नहीं मिलते तो गवर्नमेंट को वो फसल खरीदनी पड़ती है और उसका बफर स्टॉक मेंटेन करना पड़ता है FCI के द्वारा, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। तो यही है सेकंड पॉइंट, मेंटेनेंस ऑफ बफर स्टॉक्स ऑफ व्हीट एंड राइस बाय फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, FCI। एंड पॉइंट नंबर 3, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड ग्रेन्स एंड शुगर थ्रू पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। तो एग्रीकल्चरल मार्केटिंग के लिए आपको यहाँ पर 3 नाम ध्यान रखने हैं जो कहलाते हैं पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट्स, MSP, FCI एंड PDS। MSP मीन्स मिनिमम सपोर्ट प्राइस, जिसके अंतर्गत किसान को उसकी फसल के मिनिमम प्राइस अवेलेबल कराए जाते हैं कि कम से कम आपको ये प्राइस तो मिलेंगे। मिनिमम का मतलब यहाँ पर ये नहीं कि कम प्राइस अवेलेबल कराए जाएंगे, मिनिमम का मतलब ये कम से कम उसे कितने दाम मिलने चाहिए। ये हायर वैल्यू होती है मार्केट में, डिमांड और सप्लाई को देखते हुए जो इक्विलिब्रियम प्राइस निकल के आती है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस हमेशा उससे ज़्यादा होता है, इसलिए इसको प्राइस फ्लोर भी कहा जाता है। एंड मेंटेनेंस ऑफ बफर स्टॉक्स, ये FCI गोदाम मेंटेन करता है, और यही स्टॉक फिर बांट दिया जाता है गरीब लोगों को देश में जो बिलो पॉवर्टी लाइन है, और ये सिस्टम कहलाता है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, ब्रिंग आउट द इंपॉर्टेंस ऑफ एनिमल हस्बेंड्री, फिशरीज एंड हॉर्टिकल्चर एज अ सोर्स ऑफ डाइवर्सिफिकेशन। ये सभी अलग सोर्सेज हैं, खेती के अलावा भी किसान ये काम कर सकता है। इन तीनों का हमें यहाँ पर महत्व बताना है, एनिमल हस्बेंड्री, फिशरीज एंड हॉर्टिकल्चर। इंपॉर्टेंस ऑफ एनिमल हस्बेंड्री, लाइव स्टॉक प्रोडक्शन प्रोवाइड्स इंक्रीज स्टेबिलिटी इन इनकम। लाइव स्टॉक का जो प्रोडक्शन है उससे किसान की इनकम में स्थिरता आती है, कम से कम एक बंधी बधाई इनकम अलग से आने लगती है किसान के पास। फूड सिक्योरिटी मिल जाती है इससे किसान को, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी भी मिल जाती है। अब ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी कैसे मिलती है इस बात को समझिए। बहुत से लोग इन्हीं जानवरों का प्रयोग करते हुए बैलगाड़ी, घोड़ा गाड़ी इनका यूज़ कर सकते हैं, और बहुत से लोग करते भी हैं। फ्यूल की जुगाड़ भी हो जाती है। अब फ्यूल की जुगाड़ कैसे हो जाती है इस बात को समझिए, काऊ डंग के द्वारा, जिससे कि तैयार किए जाते हैं डंग केक्स, यानी कि गोबर को सुखाकर उससे जो है फ्यूल का इस्तेमाल किया जाता है। एंड न्यूट्रिशन फॉर द फैमिली, और न्यूट्रिशन तो मिलता ही है। वो न्यूट्रिशन कैसे मिलता है, वो मिलता है दूध से, मीट से और अंडों से। टुडे लाइव स्टॉक सेक्टर अलोन प्रोवाइड्स alternate livelihood options to over
70 मिलियन स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स। 70 मिलियन का मतलब हो जाता है यहाँ पर 7 करोड़, यानी कि स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स हमारे देश में 7 करोड़ ऐसे हैं जो कि एनिमल हस्बेंड्री के द्वारा इनकम प्राप्त कर रहे हैं, इंक्लूडिंग लैंडलेस लेबरर्स। और इनमें से बहुत से लोग तो ऐसे हैं जिनके पास ज़मीनें नहीं हैं, वो एनिमल हस्बेंड्री से ही अपना काम चला रहे हैं। गाय, भैंस, भेड़, बकरी, घोड़े, ऊंट, इन सभी जानवरों को पालकर अपनी रोजी रोटी कमा रहे हैं। नेक्स्ट, अभी 2 टॉपिक और बाकी हैं इसमें, फिशरीज एंड हॉर्टिकल्चर। पहले बता रहे हैं यहाँ पर फिशरीज के बारे में। इंपॉर्टेंस ऑफ फिशरीज। टुडे टोटल फिश प्रोडक्शन अकाउंट्स फॉर 0.8% ऑफ द टोटल जीडीपी। फिशरीज टोटल जीडीपी का हमारी इकोनॉमी में 0.0% योगदान दे रहा है, यानी कि 1% से थोड़ा कम। इन इंडिया वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश, केरला, गुजरात, महाराष्ट्र एंड तमिलनाडु आर द मेजर फिश प्रोड्यूसिंग स्टेट्स। ये वो स्टेट्स हैं जहां पर सबसे अधिक फिश का प्रोडक्शन हो रहा है। देन इंपॉर्टेंस ऑफ हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर हैज इमर्ज्ड एज अ सक्सेसफुल सस्टेनेबल लाइवलीहुड ऑप्शन। इट कंट्रीब्यूट्स नियरली 1/3 ऑफ द वैल्यू ऑफ एग्रीकल्चर। यानी कि हॉर्टिकल्चर योगदान दे रहा है टोटल एग्रीकल्चर का 1/3, अप्रॉक्सीमेटली 33%, एंड 6% ऑफ जीडीपी ऑफ इंडिया। और इंडिया के जीडीपी में यह 6% अपना कंट्रीब्यूशन दे रहा है। हॉर्टिकल्चर में होता क्या है? फल, फूल और मसालों की खेती की जाती है। आगे बताया भी गया इसमें, इंडिया हैज इमर्ज्ड एज अ वर्ल्ड लीडर इन प्रोवाइडिंग अ वैरायटी ऑफ फ्रूट्स। इंडिया पूरे वर्ल्ड में इन फ्रूट्स का लीडर है, अर्थात लीड कर रहा है, नंबर 1 है। मैंगोज, बनानास, कोकोनट्स, कैश्यूनट्स एंड अ नंबर ऑफ स्पाइसेस, और मसाले तो न जाने कितने ही। एंड इज द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। और अगर टोटल देखा जाए कि इंडिया कितने आइटम्स को एक्सपोर्ट कर रहा है, तो इंडिया पूरे वर्ल्ड में सेकंड नंबर पे आता है फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के मामले में। अर्थात इतना ज़्यादा प्रोडक्शन है भारत के अंदर, जो बहुत ही अच्छी बात है। क्वेश्चन नंबर 32, व्हाट इज द एम ऑफ द पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट्स टू इंप्रूव एग्रीकल्चरल मार्केटिंग। पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट्स अभी थोड़ी देर पहले भी आपको बताया गया था इनके बारे में। यहाँ पर 3 पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं, एमएसपी, एफसीआई एंड पीडीएस। द पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट्स टू इंप्रूव एग्रीकल्चरल मार्केटिंग are aimed at protecting the incomes of the farmers and providing food grains at a subsidized rate to the poor. पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट्स में गवर्नमेंट का मकसद है कि एमएसपी के द्वारा फार्मर्स की इनकम को प्रोटेक्ट किया जाए और पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के द्वारा जो फूड ग्रेन्स हैं वो सब्सिडाइज्ड रेट्स पर अवेलेबल कराए जाएं गरीब लोगों को। क्वेश्चन नंबर 33, गिव द मीनिंग ऑफ एग्रीकल्चरल डाइवर्सिफिकेशन। एग्रीकल्चरल डाइवर्सिफिकेशन का मतलब एग्रीकल्चर के अलावा भी किसान को और काम करने चाहिए, एक फसल पर डिपेंड नहीं होना चाहिए और अदर एलाइड एक्टिविटीज में भी एंगेज होना चाहिए। एग्रीकल्चरल डाइवर्सिफिकेशन इंक्लूड्स 2 एस्पेक्ट्स। वन रिलेट्स टू चेंज इन क्रॉपिंग पैटर्न, यानी कि फसल को पैदा करने का जो पैटर्न है किसान का, उसे बदलना है। अर्थात एक फसल नहीं बल्कि बहुत सारी फसलें एक साथ लगानी चाहिए। एंड द अदर रिलेट्स टू शिफ्ट ऑफ वर्कफोर्स फ्रॉम एग्रीकल्चर टू अदर एलाइड एक्टिविटीज। और कोशिश करनी चाहिए कि कुछ वर्कफोर्स कृषि से हटकर दूसरी एक्टिविटीज में काम करे, जैसे कि लाइव स्टॉक, पोल्ट्री, फिशरीज, या अभी पिछले पेज पर भी हमने पढ़ा था हॉर्टिकल्चर एटसेट्रा, एंड नॉन एग्रीकल्चर सेक्टर जैसे कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। दैट्स ऑल। इस सेशन के लिए इतना ही बहुत है। अभी कुछ क्वेश्चंस और बाकी हैं जो नेक्स्ट सेशन में आपको कराएंगे। तब तक इनका रिवीजन कीजिए, बार बार इनको देखिए, याद कीजिए। थैंक यू।